नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल डार्क टेल्स क्राइम स्टोरीज पर। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, जो है तो आयरलैंड की, लेकिन इसके तार फ्रांस से भी जुड़े हैं। ये एक ऐसी क्राइम स्टोरी है जिसे आयरलैंड आने वाले 100 सालों तक नहीं भुला पाएगा। एक ऐसी कहानी है जो आयरलैंड के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। सालों साल इस केस की बातें होती रहेंगी, क्योंकि इस क्राइम की कहानी में हर वो एलिमेंट है जो इसे एक परफेक्ट क्राइम थ्रिलर बनाता है। ये न सिर्फ एक अनसॉल्व्ड मर्डर है, बल्कि इस मर्डर के पीछे किसी इंसान के साथ साथ सुपरनैचुरल पावर्स, एक अदृश्य शक्ति, एक भूत होने का भी शक जताया जाता रहा है। द व्हाइट लेडी, जिसका जिक्र अक्सर आयरलैंड की लोक कथाओं में होता है, जिसे लेकर माना जाता है कि अगर कोई इस व्हाइट लेडी को देख ले तो अगले कुछ घंटे में उसकी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि उस मौत के पीछे भी इसी का हाथ था। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की ये क्राइम स्टोरी। आयरलैंड का वेस्ट कॉर्क, जिसे आयरलैंड का सबसे सेफ शहर कहा जाता था, माना जाता था। बाकी आयरलैंड की तरह ही वेस्ट कॉर्क भी आसपास पहाड़ियों से घिरा है। शहर के एक तरफ माउंट गैब्रियल पड़ता है, जिसे लेकर आयरिश कल्चर में कई लोक कथाएं, फोकलोर्स हैं। वेस्ट कॉर्क के अंदर ही एक जगह पड़ती है स्कल। स्कल काफी सुनसान आइसोलेटेड इलाका है। यहाँ की पॉपुलेशन भी काफी कम है, लेकिन इस पॉपुलेशन में एक खास बात है। दरअसल स्कल आयरलैंड के उन इलाकों में से है जहां लोग बाहर से बसने के लिए आते हैं, और बाहर से मेरा मतलब है अलग अलग देशों से। स्कल न सिर्फ एक सी एरिया है, यानी समुद्र के किनारे बसा है, बल्कि ये एक शानदार और बेहद शांत इलाका है। इसी कारण स्कल में लोकल्स के अलावा यूरोप के कई देशों के लोग मिल जाएंगे, जो अब वहीं रहने लगे हैं। यहाँ के लोकल भी बाहर से आने वाले लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं और काफी वेलकमिंग नेचर के माने जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ आकर बसने वाला शख्स वापस अपने शहर या देश जाने के बारे में सोचता भी नहीं है। क्राइम रेट की बात करें तो कुछ टाइम पहले तक वो भी बहुत ही कम हुआ करता था। आप शायद मानेंगे नहीं, लेकिन बीते 100 सालों में वेस्ट कॉर्क में एक भी मर्डर नहीं हुआ था। लेकिन उन 100 सालों का रिकॉर्ड टूटा, और ऐसा टूटा कि उस मर्डर के साथ, उस कत्ल के साथ स्कल पर एक कभी ना मिटने वाला धब्बा लग गया। 1996 का दिसंबर चल रहा था। महीना दिसंबर का था, तो पूरा शहर क्रिसमस और न्यू ईयर्स की तैयारियों में बिजी था। अब उस समय आयरलैंड में दिन के 2 बजे का न्यूज बुलेटिन रेडियो और टीवी पर आया करता था। लोगों को उस 2 बजे के बुलेटिन से पता चलता था कि उनके आसपास या आयरलैंड या दुनिया भर में क्या कुछ बड़ा हुआ है। तो 23 दिसंबर को दोपहर के 2 बजे का वो बुलेटिन चल रहा था कि अचानक एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए। खबर थी कि वेस्ट कॉर्क के स्कल इलाके में एक महिला की लाश मिली है। लाश मिली है यानी कि एक मर्डर हुआ है। अब इससे पहले किसी ने मर्डर के बारे में सुना तक नहीं था। खबर में आगे बताया गया कि ये लाश किसी विदेशी महिला की है, यानी फॉरेनर लेडी की है। क्रिसमस की तैयारियों में डूबा आयरलैंड हैरत में पड़ गया। उधर स्कल में क्राइम सीन पर पुलिस पहुंचनी शुरू हुई। ये लाश जहां मिली थी वो इतना सुनसान इलाका था कि खुद पुलिस को इस जगह को ढूंढने में अच्छा खासा टाइम लग गया। मौके पर पुलिस पहुंची तो देखा कि जिस औरत की लाश मिली थी उसने सफेद रंग की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, यानी जो सोने के लिए आमतौर पर लोग पहनते हैं। ये लाश एक खेत और सड़क के बीचों बीच थी। खेत के आसपास कांटे लगे थे, तो लाश पर कांटों के भी निशान थे। इस औरत ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी, ये भी देखकर पता लग ही रहा था। उसके चेहरे, हाथ, सिर, इन सब पर गहरी चोटें साफ दिखाई दे रही थीं। लाश के पास एक पत्थर भी था, जिसे देखकर यही लगा कि शायद इसी पत्थर से उस औरत का सिर कुचला गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। क्राइम सीन पर एक जूते का निशान और खून के भी निशान थे, तो पुलिस ने ये सारे सबूत इकट्ठा किए और फॉरेंसिक्स के लिए भिजवा दिए।
कुछ ही देर में पता चल गया कि ये जो लाश है ये फ्रांस की रहने वाली सोफी की है, सोफी टुस्कन डुप्लांटियर की। जिस जगह सोफी की लाश मिली थी उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर सोफी का घर था। ये घर सोफी ने कुछ साल पहले ही खरीदा था और वो अक्सर यहाँ आकर रहा करती थी। अब यहाँ सोफी की हत्या की जांच शुरू हुई तो उधर इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर चली। सोफी के घर वालों को अभी तक पता भी नहीं था कि जिस औरत की लाश का जिक्र वेस्टकोक में मिलने की बात हो रही है, जो लाश वहां मिली है वो उन्हीं की बेटी की है। लेकिन सोफी की मां को इसका अंदाजा हो गया था। उन लोगों ने ये खबर देखने के बाद सोफी के वेस्टकोक वाले घर के पास रहने वाले पड़ोसियों को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। हालांकि कुछ ही टाइम बाद घर वालों को सोफी के बारे में पता चल गया। अब पुलिस क्राइम सीन लगभग देख चुकी थी, तो पुलिस का अगला पड़ाव था सोफी का घर। पुलिस को ये देखकर अजीब लगा कि इतने बड़े घर में सोफी अकेले रह रही थी। घर के अंदर सब कुछ ठीक था, न किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत था और न ही किसी तरह की कोई हाथापाई का। पुलिस ने सोफी का कमरा देखा तो पाया कि बिस्तर को ऐसे सेट किया हुआ था जैसे वो बस सोने ही वाली हो। वहीं मेन गेट पर अंदर से चाबी भी लगी हुई थी। तो पुलिस ने शुरुआत में एक थ्योरी बनाई जो एंड तक लगभग वही रही। थ्योरी ये थी कि सोफी सोने की तैयारी कर रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर बेल बजी या फिर किसी ने वो दरवाजा खटखटाया। सोफी ने दरवाजा खोला और दरवाजे के उस पार जो भी शख्स था सोफी उसे जानती थी, इसीलिए वो घर के बाहर आकर उससे बात करने लगी। ये बात बहस में बदल गई। सोफी दरवाजे के बाहर निकली थी, लेकिन क्योंकि चाबी अंदर से लगी थी तो वो घर के अंदर नहीं घुस पाई और इतने में इस शख्स ने सोफी पर हमला कर दिया और फिर सोफी की मौत हो गई। इस थ्योरी के साथ पुलिस आगे बढ़ रही थी। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आ गईं। पता चला कि 22 और 23 दिसंबर की दरमियान वाली रात में सोफी की मौत हुई थी। मौत का कारण सिर पर चोट लगना बताया गया, लेकिन क्राइम सीन के आसपास कोई डीएनए नहीं मिला। अब यहाँ एक चीज समझिए, वेस्टकोक की पुलिस मामले में जांच शुरू तो कर चुकी थी, लेकिन उन्हें इस तरह के क्राइम सॉल्व करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वेस्टकोक में 100 साल से कत्ल का कोई मामला सामने आया ही नहीं था। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि जांच कहां से कैसे शुरू की जाए। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि सोफी की लाश को सबसे पहले देखने वाले पुलिस ऑफिसर्स में से एक पुलिस ऑफिसर तो वहीं रो पड़ा था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, यानी कि एक लाश, एक खून से लथपथ लाश कभी नहीं देखी थी। तो शुरुआत खुद अब पुलिस ने सोफी से की, उसके पास्ट से की। पुलिस जांच में पता चला कि सोफी कोई आम फॉरेनर नहीं थी, बल्कि एक बड़ी और पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री मेकर थी। इतना ही नहीं, सोफी डैनियल टुस्कन डुप्लांटियर की पत्नी थी, जो उस टाइम पर फ्रेंच मूवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम थे। आप डैनियल की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी उस वक्त के फ्रांस के राष्ट्रपति से अच्छी जान पहचान थी। उनकी पार्टीज में अक्सर हॉलीवुड एक्टर्स शामिल हुआ करते थे, बड़े बड़े डिप्लोमैट्स आया करते थे। तो समझ लीजिए कि फ्रांस में सोफी भी कितना बड़ा नाम थी। लेकिन इसी पब्लिसिटी और चकाचौंध से दूर रहने के लिए ही वो अक्सर आयरलैंड आया करती थी, जहां वो सिर्फ सोफी थी, किसी बड़े प्रोड्यूसर की बीवी नहीं। यहाँ डैनियल और सोफी की प्रेम कहानी भी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। दरअसल डैनियल को पहली ही नजर में सोफी से प्यार हो गया था। सोफी का दिल जीतने के लिए डैनियल उसे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल फंक्शंस में ले जाता था, और क्योंकि दोनों फिल्म मेकिंग के बैकग्राउंड से जुड़े थे तो दोनों जल्दी ही क्लिक भी कर गए। डैनियल दिखने में काफी हैंडसम हुआ करते थे और बहुत ही समझदार और सोफिस्टिकेटेड लगते थे। इसी के चलते सोफी ने डैनियल से शादी करने का मन बना लिया। शादी के बाद दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन जल्दी ही सोफी को डैनियल के साथ उस चकाचौंध वाली जिंदगी से दिक्कत होने लगी। वो हर वक्त बड़े लोगों से, सेलिब्रिटी से घिरी रहती, जबकि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं था। सोफी एक प्राइवेट लाइफ जीना चाहती थी, एक ऐसी जिंदगी जो चकाचौंध से दूर हो, लेकिन डैनियल के साथ ये मुमकिन ही नहीं था। सोफी इस लाइफ से तंग आ गई थी
और इसी बीच उसकी मुलाकात हुई ब्रूनो कार्बोने से। दोनों ने डेट करना शुरू किया और सोफी डैनियल को छोड़कर ब्रूनो के साथ रहने लगी। ब्रूनो तो सोफी के साथ एक बार वेस्ट कोर्क वाले इस घर में भी आया था, लेकिन कुछ ही महीने में ब्रूनो का अजीब सा ऑब्सेसिव नेचर बाहर आने लगा। इसी के चलते कुछ टाइम बाद सोफी ने उससे ब्रेकअप कर लिया। ये ब्रेकअप ब्रूनो को रास नहीं आया और ना ही वो कभी सोफी से मूव ऑन कर पाया। इतना ही नहीं, एक बार तो ब्रूनो ने सोफी को कुरियर के जरिए स्क्रू ड्राइवर भी भेजा था। ब्रूनो की इन हरकतों से डरी हुई सोफी वापस डैनियल के साथ रहने लगी थी, लेकिन वही डैनियल के साथ उस चकाचौंध वाली जिंदगी से दूर चले जाने के लिए सोफी ने डैनियल से अलग होने का मन बना लिया। वो अपने बेटे के साथ अलग रहने लगी। सोफी के करीबी कहते हैं कि वो बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़की थी, लेकिन इसी के साथ उसके अंदर गहराई थी। वो बहुत डीप थॉट्स रखती थी। यही वजह थी कि सोफी वेस्ट कोर्क के कई लोगों से घुल मिल गई थी। हालांकि काफी पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने उसकी तस्वीर देखकर उसकी कजन से एक बहुत अजीबोगरीब बात कही थी। उस एस्ट्रोलॉजर का कहना था कि सोफी की जो जिंदगी है वो बहुत छोटी है। उसका कहना था कि सोफी की 40 की उम्र के आसपास मौत हो जाएगी और वो मौत बहुत भयानक और वायलेंट होगी। अजीब बात है कि हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो सोफी के पास्ट के साथ साथ पुलिस अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरी बार सोफी कहां कहां गई थी और किस किस से मिली थी। तो पता चला कि सोफी 21 दिसंबर को आयरलैंड पहुंची थी। अजीब बात थी कि अकेले रहना पसंद करने वाली सोफी इस बार अपने सभी दोस्तों कजन से चलने के लिए पूछ रही थी। यानी इस बार वो शायद अकेले आयरलैंड नहीं आना चाहती थी, वेस्ट कोर्क के उस घर में अकेले नहीं रहना चाहती थी। जैसे उसका मन जानता रहा हो कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो 21 को पहुंचने के अगले दिन वो वेस्ट कोर्क घूमने निकली, जहां वो एक जगह गई जिसे कहा जाता है रुइंड कासल। आयरलैंड में ऐसे कई कासल हैं और हर जगह की कुछ अपनी कहानियां हैं। तो सोफी भी यहीं पहुंची, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद उसे एक सफेद परछाई दिखी। एक औरत की परछाई जो पूरी तरह से सफेद थी और सफेद कपड़े पहने थी। ये देखकर सोफी डर गई और तुरंत शहर की तरफ लौट आई। वो एक बार में गई और वहां लोगों को इस बारे में बताया। अफसोस ये लोग वो नहीं थे जो आयरिश थे, यानी आयरलैंड के मूल निवासी नहीं थे, क्योंकि अगर ये लोग आयरिश होते तो सोफी को शायद उस दिन अकेले घर जाने नहीं देते। दरअसल माना जाता है कि रुइंड कासल के पास एक लेक है, एक तालाब सा है, जहां एक परछाई या कह सकते हैं कि एक औरत का भूत रहता है, जिसे द व्हाइट लेडी कहा जाता है। माना जाता है कि जो भी इस परछाई को देख लेता है उसकी कुछ घंटों में मौत हो जाती है और ये मौत बहुत भयानक, बहुत वायलेंट होती है। ये आयरिश कल्चर में बहुत आम लेकिन डरावनी कहानी थी, जो सोफी को पता रहती या उसे अगर कोई बताता तो वो उस शाम बाहरी लोगों के पास न जाकर किसी लोकल के पास जाती और रात वहीं बिताती। खैर, इसके बाद वो अपने घर चली गई, अपने पति और बेटे से फोन पर बात की और उसके बाद क्या हुआ इसी का पता अब पुलिस को लगाना था। शुरुआत में शक सोफी के पति डैनियल पर गया, क्योंकि डैनियल सोफी की लाश की पहचान करने तक के लिए कभी आयरलैंड नहीं आया। सोफी का अच्छा खासा इंश्योरेंस था जिसकी रकम डैनियल को ही मिलती, और तो और सोफी के मरने के बाद उसे तलाक के बाद उसे अपनी आधी जायदाद भी नहीं देनी पड़ती। हालांकि डैनियल के पास रीजंस थे, लेकिन बावजूद इसके उसके खिलाफ कभी कोई और सबूत नहीं मिल पाया। डैनियल खुद भी कभी आयरलैंड पुलिस के सवालों के जवाब देने नहीं आया। शक की सुई सोफी के एक्स बॉयफ्रेंड ब्रूनो कार्बोने पर भी घूमी। वो तो सोफी का वेस्ट कोर्क वाला घर भी जानता था, लेकिन जिस रात सोफी का कत्ल हुआ ब्रूनो फ्रांस में ही था और इसका पुख्ता सबूत उसके पास था। तो पति और एक्स बॉयफ्रेंड पर शक खत्म होने के बाद वेस्ट कोर्क पुलिस ने अब घर घर जाकर लोगों से सवाल जवाब करने शुरू किए। इस पूछताछ में पुलिस को कुछ 54 लोगों पर शक हुआ। इनसे पूछताछ हुई तो ये नंबर घटकर 10 हुआ और फिर बाकी के 10 लोगों को भी छोड़ दिया गया। सोफी के कत्ल को कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे।
लेकिन कुछ दिन बाद यानी 11 जनवरी 1997 को केस में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया। मैरी फेरल नाम की एक औरत ने दावा किया कि जिस रात सोफी का कत्ल हुआ उसने उसके घर के पास वाले एक ब्रिज पर एक शख्स को देखा था। इस शख्स ने लंबा कोट पहना था और वो ऐसे चल रहा था जैसे शराब के नशे में हो। मैरी ने कहा कि कुछ दिन पहले उसने फिर से उसी शख्स को देखा जिसने उसी तरह का कोट पहना था। उसे पता चला कि इस शख्स का नाम है इयन बेली, वो शख्स जो इस केस में एकदम शुरू से हर डिटेल की रिपोर्टिंग कर रहा था। दरअसल इयन एक जर्नलिस्ट था। वो इस केस को थॉरोली फॉलो कर रहा था और अलग अलग पेपर्स के लिए आर्टिकल्स लिख रहा था। अजीब बात थी कि इयन शुरू से अपने आर्टिकल्स में ये जताने की कोशिश कर रहा था कि सोफी का मर्डर जिस किसी ने किया है वो फ्रांस से आया था या फिर फ्रांस में बैठे किसी शख्स ने ही सोफी को मरवाने का प्लान बनाया था। इतना ही नहीं, इन आर्टिकल्स में उसने ये भी दिखाने की कोशिश की कि सोफी के वेस्ट कोक वाले घर में अक्सर उसके लवर्स आया करते थे। अक्सर उसके घर में लड़कों का आना जाना लगा रहता था। हालांकि ये सब कुछ झूठ था। अब इयन बेली के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। कहानी लंबी हो रही है, मैं जानती हूँ, लेकिन कहानी के हर किरदार को समझेंगे तभी तो ये क्राइम स्टोरी और अच्छे से समझ आ पाएगी। तो इंग्लैंड का रहने वाला इयन बेली काफी कम उम्र में जर्नलिस्ट बन गया था। वो बड़ी मीडिया कंपनी के साथ काम कर रहा था। 80s में उसने शादी की, लेकिन जल्द ही उसका तलाक हो गया। इस तलाक ने उसे काफी बदल दिया था। वो कुछ टाइम डिप्रेशन लाइक स्टेट में भी रहा। अपनी इसी जिंदगी से दूर चले जाने के लिए उसने अब आयरलैंड चुना। इयन आयरलैंड के वेस्ट कोक में आया। अब जो शहर बाहरी लोगों को खुले दिल से अपनाता था, वो शहर इयन को कभी ठीक से अपना ही नहीं पाया। इयन दिखने में हैंडसम था, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत एरोगेंट, गुस्से वाला और अनोइंग नेचर का था। लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। हालांकि यहाँ आकर उसने जूल्स नाम की औरत से पहले प्यार किया और फिर दोनों ने शादी कर ली। तो मैरी फेरल की गवाही पर इयन को हिरासत में लिया गया, लेकिन उसने हर बात से इनकार किया। उसने कहा कि वो कभी सोफी से ठीक से मिला भी नहीं था और हत्या करना तो दूर की बात है। इयन के हाथों पर कट्स के निशान थे जो कांटों से लगने पर हाथ पर आते हैं। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सोफी की लाश कांटों में ही पड़ी थी, लेकिन इयन ने इन कांटों को लेकर भी अपनी कुछ अलग ही कहानी, अलग ही थ्योरी बताई। साथ ही उसने कहा कि उस पूरी रात वो अपने घर पर था। अब इयन के इस बयान को क्रॉस चेक करने के लिए उसकी पत्नी जूल्स को बुलाया गया। जूल्स ने भी पहले वही बात कही जो इयन पुलिस को लगातार कह रहा था कि वो रात भर अपने घर पर ही था। लेकिन अगली बार पूछताछ में जूल्स ने अपनी कहानी बदल दी। उसने कहा कि इयन रात में कहीं निकला था और फिर सीधा 9 बजे वो उससे मिला, यानी अगली सुबह 9 बजे। अब जूल्स ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया तो इयन ने भी अपना बयान बदल दिया और कहा कि हाँ, वो रात में उठकर अपने स्टूडियो गया था, लेकिन किसी स्टोरी को लिखने के लिए, और मर्डर से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। दोनों पति पत्नी अपने बयान बार बार बदल रहे थे, लेकिन पुलिस के पास ना तो कोई ठोस सबूत था और ना ही इयन को हिरासत में लेने के बाद उसने एक भी बार कुछ भी कबूल किया था। तो ऐसे में इयन को जाने दिया गया। लेकिन इसके बाद इयन ने जो करना शुरू किया वो अपने आप में बहुत अजीब और डरावना था। दरअसल पुलिस कस्टडी से छूटने के बाद इयन ने कई मौकों पर कई लोगों के सामने सोफी को मारने की बात कबूल की। कभी शराब के नशे में तो कभी किसी बच्चे के सामने, और एक दफा तो फूट फूट कर रोने के बाद उसने कहा कि उसने सोफी को क्यों मार डाला। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। जब एक एक कर यही लोग पुलिस के पास पहुंचने लगे तो एक बार फिर इयन को अरेस्ट किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो फिर से आजाद हो गया। इस बार उसने कहा कि वो तो सिर्फ मजाक में ऐसी बातें लोगों से कर रहा था। पुलिस के पास इस बार भी कोई सबूत नहीं था, ना इयन का कबूलनामा था, तो एक बार फिर वो छूट गया। हालांकि इसके बाद इयन को लेकर अजीबोगरीब बातें बाहर आती गईं। पता चला कि इयन अपनी पत्नी जूल्स के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता था। एक बार तो उसने जूल्स को इतना मारा था कि उसकी आंख फूटते फूटते बची थी। इतना ही नहीं, उसके घर के पीछे से पुलिस को राख भी मिली थी।
ऐसा लग रहा था जैसे इयन ने उस रात पहने अपने सभी कपड़े, अपने बूट्स जला दिए हों। लेकिन अफसोस, उस राख से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो कि पहले इयन के आसपास उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे होते हैं और जैसे ही पुलिस इन सबूतों को पकड़ने जाती है, उन्हें इकट्ठा करने जाती है, वो सबूत अपने आप गायब हो जाते हैं या फिर बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। पुलिस हर एंगल से जांच करती रही, लेकिन इयन कभी शक के दायरे से न तो बाहर जा पाया और न ही कभी पूरी तरह शक के दायरे के अंदर आ सका। आयरलैंड पुलिस और जस्टिस डिपार्टमेंट इस केस में कुछ खास नहीं कर पा रही थी। तो आखिरकार साल 2008 में फ्रांस पुलिस ने अपने एंड पर जांच शुरू की। इसी साल कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। मैरी फेरल, जिसने इयन बेली को उस रात एक ब्रिज पर देखने का दावा किया था, उसने आकर कह दिया कि वो तो झूठ बोल रही थी और यहाँ से पूरी कहानी बदल गई। पुलिस के पास इयन के खिलाफ सबसे बड़ा और मजबूत सबूत मैरी फेरल का बयान था और वही औरत अपने बयान से पलट गई थी। हालांकि फ्रांस पुलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद उनके लिए पहला स्टेटमेंट ही सही स्टेटमेंट माना जाता है। मई 2019 में फ्रांस की कोर्ट में इयन बेली के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ। इयन बेली आयरलैंड में ही था, लेकिन फ्रांस में इस तरह का कानून है कि किसी दूसरे देश के नागरिक के खिलाफ उसकी मौजूदगी के बगैर भी उसके खिलाफ केस चलाया जा सकता है। आयरलैंड से कुछ लोग गवाही देने फ्रांस भी गए और आखिरकार कोर्ट ने इयन बेली को सोफी की हत्या का अपराधी माना और उसे 25 साल जेल की सजा सुनाई। सोफी के परिवार को लगा कि शायद अब उसे इंसाफ मिल जाएगा और इयन को सजा, लेकिन आयरलैंड ने कभी इयन को फ्रांस को नहीं सौंपा। एक नहीं, दो नहीं, कई दफे सोफी के परिवार की तरफ से कोशिशें की गई, लेकिन आयरलैंड ने ना तो फ्रांस में चले उस ट्रायल को माना और ना ही कभी इयन को फ्रांस को सौंपा। आज उस केस को 28 साल बीत चुके हैं। कोई नहीं जानता कि क्या वाकई इयन बेली ने ही सोफी का कत्ल किया था या फिर उसकी मौत के पीछे उसी द वाइट लेडी का हाथ था। इयन बेली की भी इस साल यानी 2024 में जनवरी में डेथ हो गई थी। इयन बेली आखिर तक यही कहता रहा कि सोफी की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। वेस्ट कोर के भी कुछ लोग मानते हैं कि इयन की हरकतें, उसकी आदतें अजीबोगरीब जरूर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक कातिल है। सोफी का वेस्ट कोर्क वाला घर आज भी वही है। उसकी फैमिली और खासकर उसका बेटा अक्सर उस घर में आता है। बेटे का कहना है कि वो जब भी इस घर में आता है उसे अपनी माँ की मौजूदगी, अपनी माँ की प्रेजेंस महसूस होती है। उसका कहना है कि वो 2 दफे इयन बेली से मिल चुका है। जब पहली बार सोफी का बेटा इयन से मिला था तो इयन ने उससे माफी तो मांगी थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी दफे जब सोफी का बेटा इयन से मिला तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। इयन उस वक्त तक काफी बूढ़ा हो चुका था और उसकी मेमोरी जाहिर तौर पर काफी कम हो गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद इयन को अपने आखिर समय तक सोफी के मर्डर से जुड़ी एक एक डिटेल याद थी। अपने आखिरी वक्त तक इयन एक ही बात कहता रहा कि सोफी के कत्ल के पीछे आयरलैंड नहीं बल्कि फ्रांस का हाथ था, यानी कि फ्रांस से ही कोई शख्स आया था जिसने सोफी का कत्ल किया। और आखिर तक इयन यही कहता रहा कि उसका उस मौत से कभी कोई लेना देना नहीं था। तो ये थी आयरलैंड की वो कहानी जिसे कई वजहों से सालों साल याद रखा जाएगा। वैसे आप इस कहानी को लेकर क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इयन बेली ही सोफी का असली कातिल था या वो किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ, या फिर सोफी की मौत का राज जितना गहरा पहली नजर में दिखता है उससे और कहीं ज्यादा गहरा था। जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।